नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना, जिससे कि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और आज की वीडियो देखिए क्या है। पिछली बार ऐसा आया था पेपर, ये देखिए हेडलाइन है, यानी 2021 का री एग्ज़ाम का पेपर इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व कराने वाले हैं। इस पेपर से इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली बार किस टॉपिक से पूछे गए हैं और इस बार किस टॉपिक से पूछे जाने की संभावना है। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की है, क्लास 1 to 5 के लिए है। तो अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, ध्रुव तारा कहा जाता है, यानी जो ध्रुव तारा है वो कहा जाता है, पूर्वी तारे को कहा जाता है, दक्षिणी तारे को, या फिर उत्तरी तारे को, या पश्चिमी तारे को। तो जो ध्रुव तारा है किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए आपको बता दें, जो ध्रुव तारा है ये लगभग पृथ्वी की घूर्णन धुरी की सीध में ही स्थित होता है। यह सदैव आपको पता है उत्तर दिशा में होता है। यह सदैव किस दिशा में होता है? तो उत्तर दिशा में होता है। इसलिए इस तारे को हम उत्तरी तारा कहते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका जो ग नंबर पे दे रखा है ये विकल्प सही है। ठीक है, तो ध्रुव तारा की जब भी बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है ये उत्तरी तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, पूरे PYQ यानी 2021 का पूरा री एग्जाम वाला जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था ये पूछ रहा है। तो 1981, 1973, 1972 और 1985 ईस्वी बताइएगा। देखिए भारत में अगर हम बात करें, भारत में देखो बाघों की जो संख्या है वो घटती संख्या को बचाने के लिए 1973 में, कब? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था वो बाघों और आवासों का संरक्षण करना था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। खा नंबर पे जो दे रखा है ये आपका ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, या फिर गुजरात है? सही जवाब आपको देना है। अगर आपको EVS पढ़नी है तो मैंने प्लेलिस्ट EVS की बना दी है और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक एक वीडियो को वहाँ से देख लीजिएगा। तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। चाहे आप EVS पढ़ें या फिर आप CDP पढ़ें या फिर आप संस्कृत पढ़ें। ठीक है, क्या है? संस्कृत। तीनों सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कराए जा रहे हैं और तीनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी बना दी है। मॉक टेस्ट की भी प्लेलिस्ट है और कंटेंट की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये कहाँ पे है? ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। ये भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्वों में से एक है। और ये किस लिए जाना जाता है? तो एक बात ये भी नोट कर लो, ये जो है ये बारहसिंगा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बारहसिंगा। ठीक है, तो ये नाम भी आपको नहीं भूलना है और ये इम्पॉर्टेंट में गिनती इसकी लगती है। डायरी में इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब आप कहोगे सर क्या क्वेश्चन रिपीट हो जाता है? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन क्या पेपर का पेपर ही रिपीट हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा 21 वाला पूरा पेपर रिपीट ही हो गया था। तो UP टेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए लखनऊ समझौता 1916 किन दो पक्षों के मध्य हुआ था? तो लखनऊ जो समझौता है 1916 में जो हुआ था वो किन दो पक्षों के मध्य हुआ था? तो ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, और कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल व गरम दल के मध्य। तो देखो 1916 की बात करें तो 1916 का जो आपका समझौता है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। अच्छा, इसका अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि भाई इसका उद्देश्य क्या था,
इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो भारतीय राजनीतिक अधिकारों के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना था। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, गा वाला ऑप्शन सही है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा और शेयर करने के बाद वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपका अपना चैनल है। किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या है, ऑल सब्जेक्ट की बात कह रहा हूँ, तो आप टॉपिक लिखिएगा, उस टॉपिक पे वीडियो सबसे पहले आपको बना के दिया जाएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर बिहार में। तो यहाँ पे समझो जंगली गधों की बात हो रही है, तो ऑप्शन तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। क्या है? गुजरात। देखो भारतीय जो जंगली गधे हैं ये जो हैं ये प्रमुख इनका अभ्यारण्य है वो गुजरात का यानी आपको ध्यान रखना है गुजरात का कच्छ क्षेत्र स्थित है। ठीक है, गुजरात का कौन सा क्षेत्र? कच्छ क्षेत्र स्थित है। यह प्रजाति मुख्यतः यहीं पर पाई जाती है, जंगली गधों वाली। तो आपको ध्यान रखना है गुजरात का कच्छ क्षेत्र जो है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है और इस पर स्टार लगाओ। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, लाजवाब है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है और सही से जवाब देना है। कार्बन डेटिंग संबंधित करता है, तो ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। देखो श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग है। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां या सामग्रियों के आयु मापन है, चट्टानों की शक्ति मापन है या फिर इनमें से सभी है। सही जवाब आपको देना है। देखो कार्बन डेटिंग की संबंधित बात हो रही है, तो कार्बन डेटिंग एक क्या है? वैज्ञानिक विधि है जिससे प्राचीन काल में जो जीवाश्म थे, प्राचीन काल में क्या है? प्राचीन काल में जीवाश्म और जो हड्डी हैं, जीवाश्म और हड्डियों तथा और कह सकते हो पुरातात्विक वस्तुओं की आयु का निर्धारण किया जाता था। तो ये इसमें जो सही जवाब होगा आपका, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन आपका ये था भाई, आप ये बताओ संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? यानी जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? कब अपनाया? 21 मई 1949, 24 मई 1950 या फिर 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949। सही जवाब आपको देना है। तो ध्यान रखना है, देखो संविधान जो सभा है इसने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? राष्ट्रीय गान का मतलब है सीधे सीधे जन गण और मन, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है? जन गण मन, ये क्या है? राष्ट्रीय गान है। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है 24 जनवरी 1950, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बायोमैग्निफिकेशन है। तो जो बायोमैग्निफिकेशन है ये क्या है? ये कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि है या फिर जीव के आकार में वृद्धि है या समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता है या फिर इनमें से सभी है। तो देखो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते विषैले पदार्थों की जो सांद्रता है ना वो बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी जैव आवर्धन कहते हैं। तो इसका मतलब सही जो जवाब होगा वो आपका ग ऑप्शन होगा, यानी समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता, ये क्या कहलाती है? ये बायोमैग्निफिकेशन कहलाती है। तो ये आपका सही जवाब है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखो जाहिर सी बात है, अब अजैविक घटक नहीं है तो किसकी बात कर रहा है? वो कर रहा है जैविक घटक की बात। यानी आपको जैविक घटक पहचानना है। और जैविक घटक किसे कहते हैं? जैविक घटक उसे कहते हैं जिसके अंदर जान होती है, जिसके अंदर जान होती है। और जिसके अंदर जान नहीं होती वो क्या होता है? बेजान होता है, यानी अजैविक घटक होता है। तो जो आपका यहाँ पे देखिए, जो आपका मृदा है ये अजैविक घटक का उदाहरण है, प्रोटीन आपका अजैविक घटक का उदाहरण है और फास्फोरस आपका अजैविक घटक का उदाहरण है। इसका मतलब सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका कवक होगा। कवक होगा क्योंकि कवक एक जीवित जीव है, इसलिए ये जैविक घटक है। ठीक है, बकाया सभी देखिए मृदा है, प्रोटीन है, फास्फोरस है, ये आपके अजैविक घटक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो दोस्तों मुख्यालय से भी क्वेश्चन बना है, तो इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एम्स्टर्डम, सिडनी, न्यूयॉर्क या नागासाकी में। तो सही जवाब आपको इसका बताना है, बताइएगा। देखिए ये लिखा है एम्स्टर्डम, तो ये जो पड़ता है दोस्तों ये नीदरलैंड में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड में है, ठीक है, नीदरलैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में ही पड़ता है, ठीक है। ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संगठन है जिसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल बेहतरीन क्लासें दे रहा है, चाहे आपकी सीडीपी की हो, संस्कृत हो और या फिर ईवीएस हो। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो देखिए इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, बहुत बार क्वेश्चन ये बन चुका है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, कहाँ होता है? बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर पश्चिम बंगाल में है। तो देखो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पश्चिम बंगाल। अब देखो आर्सेनिक द्वारा की बात कर रहा है, तो जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में भूजल में आर्सेनिक की जो मात्रा है वो अधिक पाई गई है, जिसके कारण क्या है दोस्तों यहाँ पे जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो आर्सेनिक की बात आए तो तुरंत समझ जाना पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ भाई, आप ये बताओ भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि, दक्कन शुष्क हैं क्योंकि, बताइएगा। रैन शैडो प्रभाव है, उच्च तंगता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है या फिर दाब प्रभाव है, बताइएगा। देखो पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क की बात हो रही है, तो पश्चिमी घाट यानी मानसूनी पवनों को रोक लेते हैं, मानसूनी पवनों को रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि पर्वत के दूसरी ओर क्या है, वर्षा कम होती है, इसे क्या है, वर्ष छाया, क्या कहते हैं इसे, वर्ष छाया जो प्रभाव है वो कहते हैं। तो इसका सही जवाब आप दीजिएगा, मैंने पूरा वर्णन इसका कर दिया है। अब बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब आपको कमेंट में इसका जवाब देना है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। व्याख्या मैंने कर दी है और आंसर भी आपके सामने है, आंसर इसका आपके सामने है, बस आपको कमेंट में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था? स्टार लगाओ दोस्तों, कितने कितने अच्छे क्वेश्चन तो पिछली बार ही पूछ लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट। देखो इस बार क्या पूछता है। 1972 है, 1962 है, 1960 है और 1975 है, बताइएगा। देखो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम की ये बात कर रहा है, तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम की बात कर रहा है, तो भारत सरकार ने वन जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 कब, 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। इसका मतलब सीधे सीधे पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से समझो क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक कहलाती है, सौर ऊर्जा कहलाती है, सूर्य ताप कहलाती है, ऊष्मा बजट कहलाती है। देखो समझो ध्यान से, देखो पृथ्वी के वायुमंडल, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त जो ऊर्जा की मात्रा है उसको कहते हैं दोस्तों सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, यानी सौर स्थिरांक, ठीक है, ये कहते हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो दोस्तों आपको संविधान पढ़ना है, संविधान से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ईवीएस के अंदर। तो संविधान आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो क्या है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, यूएसएसआर है, बताइएगा। देखो ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसमें, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। इसकी जो प्रेरणा है दोस्तों सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ यूएसएसआर,
ठीक है, से ली गई है। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है पिछली बार ही पेपर में दे दिए हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में और दोरान घाटी में। तो बताइएगा। देखिए सर्वाधिक विविधता जो है दोस्तों, ये जो है साइलेंट वैली नाम आपने सुना है। तो साइलेंट वैली यानी कहाँ पे है? ये केरल की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी में, ये आपका सही ऑप्शन है। शांत घाटी में अपनी समृद्ध वनस्पति और जो जीव जंतु के कारण है अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। ये ध्यान रखना, ये कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है। अगर फूलों की घाटी की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगाइए। तो ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड आपको ध्यान रखना है। क्या है? उत्तराखंड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17वां भी अच्छा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? देखो यहाँ पे असत्य पूछा गया है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। नीले ज्वलन से जलने वाला या फिर उच्च ऊष्मीयमान एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। बताइएगा। देखो पहले तो समझो जो एलपीजी है, एलपीजी के अंदर क्या पाया जाता है? एलपीजी के अंदर क्या पाया जाता है? तो किसका मिश्रण होता है, किन गैसों का मिश्रण होता है, ये भी पेपर में पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक प्रोपेन, एक होता है प्रोपेन और दूसरा होता है ब्यूटेन। दूसरा क्या होता है? ब्यूटेन। ये दो गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। और ये एक स्वच्छ ईंधन है और नीली ज्वाला से जलता है। ठीक है, नीली ज्वाला से जलता है। और बताइएगा अब इसका सही जवाब क्या होगा। अब आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, सारा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। 17वें क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। एलपीजी जो है मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण है। यह क्या है? स्वच्छ ईंधन है। ये बिल्कुल सही है, स्वच्छ ईंधन है, ये बिल्कुल सही है। और यह नीली ज्वाला जो है नीली ज्वाला से जलती है, ये भी ऑप्शन सही है। अब आपके दो ऑप्शन बचे हैं, बी और डी। दोनों में से जल्दी से बताइएगा कमेंट करके सही जवाब क्या है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझो। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं वो कौन से हैं? देखो, उत्पादक या उपभोक्ता हैं, जैविक या अजैविक पदार्थ हैं, पौधे तथा जंतु हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक हैं। देखो, जब भी आपको ये पारिस्थितिकी तंत्र की बात आए, इकोसिस्टम के घटक की बात आए, तो ध्यान रखना यहाँ पे दो हैं, एक है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। यानी जैविक घटक और अजैविक घटक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक आपको ध्यान में रखना है। जैविक घटक वो होते हैं जिनके अंदर जान होती है और अजैविक घटक वो होते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 100% दोस्तों पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है मकर रेखा है, मकर रेखा है यानी 23.5 डिग्री दक्षिण है और 23.5 डिग्री उत्तर है। 23.5 डिग्री आपका 23.5 डिग्री दे रखा है और 23.5 डिग्री है ये, और ये आपका 23 डिग्री दक्षिण है। तो ये आपको बताना है। ठीक है, जो मकर रेखा है ये भूमध्य रेखा है आपकी। ठीक है, भूमध्य रेखा है। अब बताइएगा मकर रेखा किस साइड पड़ती है? तो दोस्तों ऊपर की ओर यहाँ पे ये आपकी मकर रेखा है और ये आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, तो जो मकर रेखा है वो ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, तो जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। यह एक काल्पनिक रेखा है। तो आपका जो सही जवाब है ये आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कितना सरल क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब देखो बात आ गई है इकोसिस्टम की। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। डॉक्टर उडम है, डॉक्टर एजी टेंसले हैं, डॉक्टर आरडी मिश्र हैं, डॉक्टर बिटाकर हैं। अब देखो यहाँ पे इकोसिस्टम जो शब्द का प्रयोग किया है वो किया है एजी टेंसले ने। कब किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है 1935 में।
कब किया है? 1935 ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल अभी तक 20 क्वेश्चन हो गए और ये री एग्जाम वाला पेपर अपने लोग देख रहे हैं। टोटल 30 क्वेश्चन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता है। सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता जो है वो कौन है? क्या बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है, मांसाहारी है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है? तो देखो समझो, यहाँ पे समझो खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष पर, टॉप पर कौन होता है दोस्तों? वो होता है मांसाहारी। वो क्या होता है दोस्तों? मांसाहारी होता है। मांसाहारी जीव होते हैं और अन्य जो है दोस्तों उपभोक्ताओं का क्या है? भक्षण करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसा हो सकता है क्या परत से क्वेश्चन ना आए? पृथ्वी की परतें यानी वायुमंडल का जो प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी के सबसे पास है। कितना सरल सा क्वेश्चन इसने पूछ लिया है, बिल्कुल सिंपल सा। मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है या फिर आयन मंडल है? ठीक है, तो आपको पता है यानी क्षोभ मंडल है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? क्षोभ मंडल है। और क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश भी ध्यान रखना, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ये जो परत है ये पृथ्वी के निकट स्थित परत है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसी परत में होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको क्लियर मैं करा दूंगा, बेहतरीन तरीके से क्लियर कराऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी ईवीएस मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, बस आप क्लासों को देखते जाइएगा, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैव विविधता से कितने क्वेश्चन आ गए, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो 16 अक्टूबर 1990 है, 10 दिसंबर 1990 है, 11 मई 1972 है, 11 दिसंबर 2002 है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यानी जैव विविधता के संरक्षण और उसके सतत उपयोग हेतु जो जैव विविधता अधिनियम है ये 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है भाई निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो सहायक है, 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। देखो, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, गिलास हाउस में पौधे उगाना, शिफ्टिंग खेती या फिर जैविक खेती। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में क्या है? सहायक है। ठीक है, तो देखो जो जैविक खेती है, जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जो हैं इनका उपयोग नहीं होता है। यानी जो आपकी जैविक खेती है, इस जैविक खेती के अंदर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का यूज नहीं होता है, जिससे पर्यावरण और जो मिट्टी है वो दोनों सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जैविक खेती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ट्रिपल स्टार इसको लगा लीजिए। ये दोबारा भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, एसिड रेन बहुत अच्छा टॉपिक है। अम्लीय वर्षा संबंधित है, एसिटिक अम्ल से है, सल्फ्यूरिक अम्ल से है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से है या फिर बोरिक अम्ल से है? बताइएगा। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो अम्लीय वर्षा है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों में जाकर अम्ल बनाती है, इसलिए ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिश्रण किसका है? ध्यान रखना है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन कह रहा है WWF यानी W और F। ठीक है, कह रहा है इससे आशय क्या है? तो इससे आशय क्या है? जाहिर सी बात है इसकी फुल फॉर्म को पूछ रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, दूसरा है वर्ल्ड वार फंड, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड और चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड वाच फंड। वर्ल्ड वाच फंड को हटाओ और वर्ल्ड वार फंड को हटाओ। अब ए और सी में से एक का चुनाव करिएगा, तो बताइए क्या आएगा? तो देखो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यानी जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो देखो यह वन्यजीवों और प्राकृतिक जो संसाधन हैं इनके संरक्षण हेतु कार्य करता है, ठीक है। देखो फूलों की घाटी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए फूलों की घाटी फिर से इसमें छप गया है, बहुत अच्छा पेपर ये आया था। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ पे है ये आपको बताना है। सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, या फिर उत्तराखंड में है। तो समझो देखो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड के कहाँ पे दोस्तों, चमोली जिले में, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, यह एक प्रसिद्ध क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान में रखना है। फूलों की घाटी और शांत घाटी बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं, इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। तो सही जवाब आपको देना है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग, नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और सी ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, और डी ऑप्शन है सर्वे ऑफ इंडिया। बताइएगा क्या सी ऑप्शन हो सकता है ग्रीन ट्रिब्यूनल? बिल्कुल नहीं। समझो, देखो समझो, यहाँ पे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये भारत में वायु हो, भारत में क्या है, वायु हो, वायु जल तथा अन्य प्रदूषणों की निगरानी और नियंत्रण को कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, आप ये बताओ कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो दोस्तों ज्वालामुखी टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बना है। एडीज में है, हवाई में है, सिसिली में है, या फिर रॉकीज में है। तो आपको बताना है। देखिए कोटोपैक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो ध्यान से दीजिएगा। देखो कोटोपैक्सी है ये विश्व के लिए एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कैसा ज्वालामुखी है, तो आप कहोगे ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, यह एडीज पर्वतमाला में स्थित है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिएगा आज की पेपर का देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन को समझिएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में जानी जाती है, तो सही जवाब क्या होगा, पढ़िएगा। ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, गंगा है, या फिर सिंधु है। तो देखो ध्यान रखो जो तिब्बत है, तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जो बहने वाली नदी है, ये तिब्बत है ना, तिब्बत में दोस्तों यारलुंग, पूरा नाम क्या है, यारलुंग सांगपो के नाम से बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। ए ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी देखने को आपको मिलेगा। नदियाँ सारी मैंने कंप्लीट कर दी हैं, आप प्ले लिस्ट से एक एक वीडियो को अवश्य देखिएगा। कोई प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिएगा, आपको कंटेंट अच्छा चाहिएगा, या फिर MCQ चाहिएगा, PYQ चाहिएगा, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8650415957। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।